अभी तक जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें हमने बात की थी इंटरनेशनल बिजनेस का इंट्रोडक्शन कवर किया था कि इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है, क्यों इंटरनेशनल बिजनेस किया जाता है, क्या क्या इंटरनेशनल बिजनेस के स्कोप होते हैं, क्या क्या उसके बेनिफिट्स होते हैं। और हमने बात की थी कि क्या डिफरेंस होता है इंटरनेशनल बिजनेस और डोमेस्टिक बिजनेस के अंदर। ठीक है, तो हमने एक इंट्रोडक्शन कवर किया था मेनली कि इंटरनेशनल बिजनेस होता क्या है। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर एंट्री ली जा सकती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होते हैं चीज़ें इंपोर्ट करने के लिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी होते हैं चीज़ें एक्सपोर्ट करने के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड इंस्टीट्यूट्स क्या होते हैं, WTA क्या है, उन सब ओ क्या है, उन सब चीज़ों के बारे में हम अपनी आज के वीडियो में बात करेंगे। इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है जो कि इंट्रोडक्शन वीडियो है, तो आप इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर दें, पहले जाके आप उस वीडियो को देखें, जानें क्या होता है इंटरनेशनल बिजनेस, उसके बाद ही आप इस वीडियो को देखना। आई होप आपने वो वीडियो देख ली होगी तभी आप इस वीडियो को देख रहे हो, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं होता है, हमेशा आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक ही होता है। तो पहले आप उस वीडियो को देख के ही आना। अब हम बात करते हैं कि इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर जब आपको एंट्री लेनी है तो आप किस किस तरीके से एक इंटरनेशनल बिजनेस में एंट्री ले सकते हैं। मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, एक इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर किस तरीके से आप एंट्री ले सकते हैं। फर्म जो होती हैं वो अलग अलग तरीके चूज़ करती हैं उनके बिजनेस को बढ़ाने के लिए। भाई उनका रिस्क टॉलरेंस कितना है, कैपिटल वो कितना कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, कितना कंट्रोल लेवल, डिज़ायर्ड कंट्रोल लेवल है उनका, तो उसके अकॉर्डिंगली वो चूज़ करती हैं कि किस तरीके से उनको मार्केट में एंटर करना है। फर्म चूज देयर मार्केट एंट्री मेथड बेस्ड ऑन देयर रिस्क टॉलरेंस, कैपिटल कॉन्ट्रैक्टेंट एंड डिज़ायर्ड कंट्रोल लेवल। कैपिटल वो कितने कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, डिज़ायर्ड कंट्रोल लेवल उनका कितना है, और वो रिस्क कितना टॉलरेट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो सोचते हैं कि हमें किस तरीके से उसके अंदर एंटर करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपोर्टिंग एंड इम्पोर्टिंग। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, जो हमारी कंट्री है इंडिया से हम कोई सामान बाहर बेच रहे हैं, डोमेस्टिक कंट्री के से कोई सामान बाहर बेचा जा रहा है, दैट मीन्स एक्सपोर्टिंग। इम्पोर्टिंग का मतलब क्या होता है, बाहर की कंट्री से हमारी कंट्री के अंदर हम कोई सामान मंगवा रहे हैं। एक्सपोर्टिंग इज सेंडिंग डोमेस्टिकल प्रोड्यूस्ड गुड्स टू फॉरेन मार्केट। एक्सपोर्टिंग का मतलब क्या होता है, जो डोमेस्टिकल प्रोड्यूस गुड्स होते हैं वो फॉरेन मार्केट के अंदर एक्सपोर्ट करना। और इम्पोर्टिंग का मतलब होता है बाइंग फॉरेन मेड प्रोडक्ट्स फॉर डोमेस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन। और जो हमारी इम्पोर्टिंग का मतलब होता है कि फॉरेन मेड जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो डोमेस्टिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बाय किए जाएँ, हम फॉरेन से प्रोडक्ट्स बाय कर रहे हैं। इसकी मेरिट्स क्या होती है, लोवेस्ट इंटेलेक्चुअल कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड मिनिमल ऑपरेशनल रिस्क। ज़्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं होती है और ना ज़्यादा ऑपरेशनल रिस्क इसके अंदर होता है। लिमिटेशन क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती है, हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एंड शिपमेंट कॉस्ट, और वॉलंटरी टू सडन टैरिफ फिक्स एंड ट्रेड कॉस्ट, मतलब अलग अलग तरीके के टैक्स वहाँ पे चार्ज किए जाते हैं, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती हैं जब हम फॉरेन कंट्री से मंगवाते हैं। नेक्स्ट आती है कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, जिसको आउटसोर्सिंग भी बोला जाता है। इसका मतलब क्या होता है, अ फर्म एंटर ए लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट विद लोकल मैन्युफैक्चरर्स इन फॉरेन टेरिटरी टू प्रोड्यूस गुड्स अकॉर्डिंग टू द प्रीडिटरमाइंड टेक्नोलॉजी स्पेसिफिकेशन। एक फर्म जो है वो लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट में आता है, मतलब फॉर एग्जांपल 100 साल के लिए एग्रीमेंट में आ रही है या फिर 50 साल के लिए एग्रीमेंट में आ रही है। लोकल मैन्युफैक्चरर जो फॉरेन कंट्री का है, फॉरेन टेरिटरी का है, और उनके गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए उन्हीं के पहले के जो उनकी टेक्निक है, उनकी स्पेसिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंगली ही। मेरिट्स क्या होंगे इसकी, अवॉइड द हैवी कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ बिल्डिंग ओवरसी फैक्ट्रीज, लेवरेज लोकल ऑपरेशनल नॉलेज। लोकल ऑपरेशनल नॉलेज उनको नहीं लेनी पड़ेगी क्योंकि वो वही चीज़ें बना रहे जो पहले से सालों से वहाँ पे बनती आ रही है, और ना उनको फैक्ट्रीज बनानी पड़ेंगी, ना ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर वहाँ उनको करने पड़ेंगे। बट इसकी लिमिटेशंस क्या होंगी, द प्रिंसिपल फर्म रिस्क लूजिंग स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल, लोकल मैन्युफैक्चरिंग माइट कॉपी प्रॉपर्टी प्रोसेस। देखो जो प्रिंसिपल फर्म है, जो मतलब ओरिजिनल फर्म है, उसके लिए वो चीज़ें रिस्की हो सकते हैं क्योंकि क्वालिटी के अंदर इशू आ सकता है, क्वालिटी कंट्रोल नहीं की जा सकती है, और जो लोकल मैन्युफैक्चरर है वो उसकी प्रॉपर्टी जो प्रोसेस है उसको कॉपी भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। हम लाइसेंस ले सकते हैं उस चीज़ को चलाने के लिए, आप उसकी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, लीगल एग्रीमेंट्स वेयर ए डोमेस्टिक ब्रांड परमिट्स अ फॉरेन एंटरप्राइजेज टू मैन्युफैक्चर और मार्केट गुड्स अंडर इट्स ट्रेडमार्क पेटेंट इन एक्सचेंज फॉर रॉयल्टी। मतलब कुछ पैसा देके या तो उस प्रोडक्ट के
को बेचने का लाइसेंस लिया जाता है या उसकी फ्रेंचाइजी ली जाती है कुछ फॉरेन ब्रांड्स की या फॉरेन जो भी चीज़ें हैं अपनी कंट्री के अंदर बेचने के लिए रॉयल्टी पे करनी पड़ती है। कुछ पैसा नहीं, वो बहुत ज़्यादा पैसा होता है, बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है। इसकी मेरिट्स क्या होती हैं? ज़ीरो और लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, यहाँ पे ज़्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होती है और लाइसेंस लेने के लिए भी। बट आपको उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने में या उस सब चीज़ों में आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। लिमिटेशंस क्या होती हैं? हमने जीरो एंड लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड एंड फास्ट इंटरनेशनल एक्सपेंशन, ज़्यादा फास्टली इंटरनेशनल एक्सपेंशन आपका होगा। लिमिटेशंस क्या रहेंगी? रिस्क ऑफ ट्रेड सीक्रेट लीक एंड पोटेंशियल फॉर लीगल फ्रिकेशंस फॉर द फॉरेन ऑपरेटर एंड डुप्लीकेट ब्रांड क्वालिटी, डुप्लीकेट चीज़ें हो सकती हैं, लीगली कोई भी दिक्कत आ सकती है। रिस्क रहता है ट्रेड के जो भी सीक्रेट्स हैं उनको लीक होने का। जॉइंट वेंचर्स का मतलब क्या होता है? क्रिएटिंग अ लीगल एंटिटी जॉइंटली ओन्ड बाय 2 और मोर इंडिपेंडेंट बिजनेस एंटिटीज, एग्जाम्पल अ फॉरेन फर्म पार्टनरिंग विद अ डोमेस्टिक कंपनी। मतलब हम इसको बोल सकते हैं कि लीगली 2 या 2 से ज़्यादा लोग एक इंडिपेंडेंटली बिजनेस एंटिटी के अंदर जुड़ रहे हैं। मतलब फॉरेन की कोई मतलब इट्स मीन्स पार्टनरशिप हम बोल सकते हैं फॉरेन कंट्री के साथ। फॉरेन फर्म पार्टनर बन रही है डोमेस्टिक कंपनी का, उसको बोलते हैं हम जॉइंट वेंचर। इसकी मेरिट्स क्या होंगी? सेपरेट फाइनेंशियल रिस्क एंड ऑपरेशनल कॉस्ट, द फॉरेन पार्टनर सिक्योर इमीडिएट एक्सेस टू लोकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। फाइनेंशियल रिस्क कम रहेगा, सेपरेट होगा, ऑपरेशनल कॉस्ट भी कम रहेगी और फॉरेन पार्टनर जो है वो सिक्योर रहेंगे क्योंकि उनको लोकल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की नीड नहीं रहेगी, वो क्योंकि वो पार्टनरशिप में आ रहे हैं, उनको पता है लोकली क्या करना है और दूसरे इंसान को पता है कि लोकली किस तरीके से बिजनेस को चलाना है, तो उनको उस चीज़ का रिस्क नहीं रहेगा। लिमिटेशंस क्या रहेंगी? ड्यूअल लीडरशिप स्ट्रक्चर्स कैन ट्रिगर स्ट्रेटेजिक ग्रिड लॉक्स एंड कंट्रोल डिस्प्यूट्स। पता है क्या होता है? एक इंसान एक चीज़ को मतलब अगर एक इंसान किसी पे भी रूल कर रहा है तो वो बहुत अच्छे से करेगा। अब आपके पास 2 लीडर हैं, 2 लोग आपको कमांड देने वाले हैं, तो जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके अंदर भी ऐसा होगा कि भाई कन्फ्यूज़न होगा कि भाई किसकी सुने, है ना, कि किसकी माननी है, हमें किसकी नहीं माननी है, कौन क्या कमांड दे रहा है, क्योंकि 2 इंसान सेम नहीं हो सकते हैं, उनके अलग अलग माइंडसेट होंगे, अलग अलग तरीके होंगे काम करने के। तो ड्यूअल लीडरशिप स्ट्रक्चर जो होता है वो बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स क्रिएट करता है, बहुत ज़्यादा झगड़े क्रिएट करता है, चीज़ें अच्छे से कंट्रोल वहाँ पे नहीं हो सकती हैं। होली ओन्ड सब्सिडरीज, इसका मतलब क्या होता है? अ पेरेंट कंपनी सेट्स अप 100% ओन्ड ऑपरेशनल फैकल्टी अब्रोड आइदर वाया ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट बिल्डिंग फ्रॉम स्क्रैच और ब्राउन फील्ड ऑक्यूपेशंस बाइंग एन एग्जिस्टिंग फर्म। होली ओन्ड सब्सिडरी का मतलब क्या है कि आपके पास बहुत पैसा है, मोटा पैसा है, तो या तो आपने स्क्रैच से एक बिल्डिंग बना ली है, मतलब कि आपके पास कुछ नहीं, आपने लैंड लिया, वहाँ पे आपने बिल्डिंग बनाई, वहाँ पे आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, पूरा आपका है, वो 100% आप उसके ओनर हो। या फिर कोई एग्जिस्टिंग फर्म है और आपके पास पैसा है और आपने वो जाके खरीद ली, 100% ओनर आप उसके हो गए। तो ये होता है होली ओन्ड जो हमारी सब्सिडरीज होती हैं। इसकी मेरिट्स क्या होंगे? एब्सोल्यूट कंट्रोल ओवर अ कॉर्पोरेट एसेट, स्टेट सिक्योर एंड मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी। एब्सोल्यूट कंट्रोल उनके पास रहता है, ट्रेड सीक्रेट्स उनके पास रहते हैं और मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी भी उनको ही पता होती है कैसे क्या है। लिमिटेशंस क्या रहेंगी? डिमांड्स मैसिव फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, एक्सपोज द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन टू हाई कंट्री स्पेसिफिक पॉलिटिकल एंड रेगुलेटरी रिस्क। पॉलिटिकल रिस्क रहेगा बहुत ज़्यादा, आपको फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा चाहिए कि मतलब जैसे मैंने आपको पहली चीज़ क्या बताई, अगर आपके पास पैसा है तो आप कुछ भी कर सकते हो। when you have money you can buy anything. People say money cannot buy happiness, but without money you cannot buy happiness. बिना पैसे के भी आप हैप्पीनेस बाय नहीं कर सकते हो सकता है पैसे से हैप्पीनेस नहीं आती, बट बिना पैसे में नहीं आती है, ठीक है। तो लिमिटेशंस इसकी यही है कि भाई आपको ज़्यादा पैसे की जरूरत रहेगी, आपको रिस्क बहुत ज़्यादा है, रेगुलेटरी रिस्क बहुत ज़्यादा है, पॉलिटिकल रिस्क भी बहुत ज़्यादा है उस चीज़ के अंदर। इसके बाद हम बात करते हैं मेजर फॉर्मेलिटीज़ एंड प्रोसीजर। क्या क्या मेजर फॉर्मेलिटीज़ और प्रोसीजर रहती हैं गुड्स को इंपोर्ट करवाने में और गुड्स को एक्सपोर्ट करने में? क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, उनको कवर करते हैं। CBSE क्लास 11th असाइनमेंट्स फ्रीक्वेंटली एम्फेसिस द
क्रिमिनोलॉजी सीक्वेंस ऑफ एक्सपोर्ट इम्पोर्ट स्टेप्स एंड देयर स्पोर्टमैन ट्रेड डॉक्यूमेंट्स। जैसे सीबीएसई के अंदर हम 20 नंबर के अंदर जो हमारे असाइनमेंट्स बनाते हैं, तो उसके लिए सीबीएसई इसी तरीके से जो है ज़्यादातर एम्फेसिस इसी चीज़ पर डालते हैं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के क्या क्या स्टेप रहते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट रहती है जब आप कोई भी चीज़ इंपोर्ट करवाते हो या कोई भी चीज़ एक्सपोर्ट करते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कोई भी चीज़ अगर हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर रहेंगे। सबसे पहले इंडेंट, इट मीन्स ऑर्डर, द ऑफिशियल परचेज ऑर्डर, डिटेल क्वांटिटी, डिलीवरी शेड्यूल्स, पैकेजिंग इंस्ट्रक्शंस एंड प्राइस थ्रेश होल्ड। ऑफिशियली परचेज ऑर्डर आपके पास आना चाहिए, डिटेल आनी चाहिए, कितनी क्वांटिटी में देना है, क्या डिलीवरी शेड्यूल रहेगा, किस दिन देना है, किस तरीके से पैकेजिंग होगी, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस रहेंगे, क्या क्या प्राइस थ्रेशोल्ड रहेगा, वो सब चीज़ें। उसके बाद आता है लेटर ऑफ क्रेडिट, अ गारंटी इशूड बाय द इम्पोर्टर्स बैंक इन्फॉर्मिंग दैट पेमेंट विल बी फुलफिल्ड वंस द एक्सपोर्टर प्रेजेंट स्पेसिफिक सीक्वेंस एंड डॉक्यूमेंट मोस्ट सिक्योर पेमेंट मेथड। लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है कि एक गारंटी दी जाती है, जो इम्पोर्टर का बैंक है वो उस चीज़ को इन्फॉर्म करता है कि पेमेंट मिल जाएगी जब एक्सपोर्टर सारी चीज़ें कर देगा और सारे डॉक्यूमेंट, शिपमेंट डॉक्यूमेंट जो है वो भेज देगा कि मैंने प्रोडक्ट्स भेज दिए हैं, ये डॉक्यूमेंट है, सारी शिपमेंट हो चुकी है। तो ये उससे क्या होगा कि आपको गारंटी रहेगी कि आपका पैसा सेफ है। ये बहुत ज़्यादा सिक्योर मेथड है पेमेंट का, लेटर ऑफ क्रेडिट। इसके बाद नेक्स्ट हमारा जो आता है वो आता है शिपमेंट बिल, द प्राइमरी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर्ड बाय द एक्सपोर्टर टू सीक कस्टमर क्लियरेंस बिफोर लोडिंग कार्गो। कार्गो के अंदर मतलब हम जो कार्गोज होती हैं उसी के अंदर चिप्स जो होती हैं उनके अंदर ही हम सामान भेजते हैं, तो उन सब से पहले शिपिंग बिल बनता है कि भाई ये सब चीज़ें जो है प्राइमरी डॉक्यूमेंट है कि भाई ये सब चीज़ें जा रही हैं, इसका जो बिल है ये हमारा बिल है। उसके बाद आता है मेड रिसिप्ट issued by the commanding officer by the cargo ship and confirming that goods have been safely received on a board। उसके बाद ये इशू किए जाते हैं, जो कमांडिंग ऑफिसर है, जो कार्गो जिस शिप से गए हैं वो इन्फॉर्म करता है कि जो सामान है वो सेफली बोर्ड तक पहुंच गया है। तो मैट्स रिसिप्ट जो है इशू की जाती हैं। उसके बाद आता है बिल्स ऑफ लेडिंग लीगल बाइंडिंग डॉक्यूमेंट इशूड बाय द शिपमेंट कंपनी एक्नॉलेजिंग रिसिप्ट ऑफ कार्गो एंड आउटलाइन टर्म्स ऑफ ट्रांजिट। भाई ट्रांजिट हो गई है तो लीगली एक बिल ऑफ लैंडिंग जो है वो इशू किया जाता है कि भाई जो प्रोडक्ट है, जो शिपमेंट है वो पहुंच गया है, जो सामान है वो हमारा वहाँ पे पहुंच गया है। उसके बाद आता है सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, अ डॉक्यूमेंट वैलिडिंग द कंट्री वेयर द गुड्स वर मैन्युफैक्चर्ड नेसेसरी फॉर सिक्योरिंग प्रीफेशनल्स टैरिफ बेनिफिट्स। जो डॉक्यूमेंट है वैलिडिटी प्रोवाइड करवाई जाती है कि भाई कंट्री के अंदर कि जो मैन्युफैक्चरर है उसको सारी चीज़ें मिल गई हैं, सारे बेनिफिट सिक्योर किए गए हैं, हर चीज़ उसको वहाँ पे मिल चुकी है। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन मतलब सारी चीज़ें वैलिडिटी के अकॉर्डिंगली उसको हर एक चीज़ मिल चुकी है। इसके बाद हम बात करते हैं जब हम कोई भी डॉक्यूमेंट इंपोर्ट करवाते हैं जब हम कोई भी सामान इंपोर्ट करवाते हैं तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले होती है ट्रेड इंक्वायरी, अ फॉर्मल रिटर्न रिक्वेस्ट सेंड बाय द इंपोर्टर टू फॉरेन सप्लायर्स असाइनिंग फॉर परचेज शीट्स, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड डिलीवरी टर्म्स। आप सबसे पहले रिटर्न रिक्वेस्ट डालते हो कि भाई मुझे कोई भी चीज़ यहाँ पे फ़ॉरेन से इंपोर्ट करवानी है, पूछते हो कि भाई ये इसकी परचेज शीट है, ये इसकी क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड है, ये इसकी डिलीवरी टर्म्स एंड कंडीशन है, वो सब चीज़ें। उसके बाद आता है परफॉर्मा इनवॉइस, अ प्राइमरी बिल सेंड बाय द एक्सपोर्टर आउटलाइन एस्टिमेटेड कॉस्ट, प्रोडक्ट डिटेल्स यूज्ड बाय द इंपोर्टर्स टू रिक्वेस्ट इम्पोर्टेंट लाइसेंस और फॉरेन एक्सचेंज अलोकेशंस। जो प्राइमरी बिल दिया जाता है एक्सपोर्टर को चीज़ें आउटलाइन करके कि भाई एस्टिमेटेड प्रोडक्ट की डिटेल्स क्या हैं, क्या क्या आपकी क्या रिक्वेस्ट है, उसके अकॉर्डिंगली लाइसेंस और फॉरेन एक्सचेंज एलोकेशन, वो सब चीज़ें। इसके बाद आता है हमारा बिल ऑफ एंट्री, अ कस्टम फॉर्म completed by the importer or clearing agent outline the accept nature, value and quantity of incoming freight and to calculate import duties। सारी import duties कैलकुलेट की जाती हैं, वो प्रोडक्ट आ रहा है, एंटर कर रहा है, वो सब चीज़ें क्लियरिंग एजेंट आउटलाइन की जाती है। हर एक चीज़ कितनी क्वांटिटी में आ रहा है, क्या चीज़ें आ रही है, कैसा नेचर है, किस तरीके का प्रोडक्ट है, क्या क्या इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगेंगी, बिल ऑफ एंट्री उस चीज़ के लिए बनाया जाता है। इसके बाद अब हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है इंटरनेशनल ट्रेड इंस्टीट्यूट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO जो हमारा होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। द WTO इज़ द प्राइमरी इंटरनेशनल बॉडी मैनेजिंग ग्लोबल
ट्रेड रूल्स एंड रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नेशंस। WTO वो होता है जो कि ग्लोबल ट्रेड को मैनेज करने में हेल्प करता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मतलब जो हम ग्लोबली ट्रेड करते हैं उसको मैनेज करने में, उसको अच्छे से चलाने में, उन जो कंट्रीज़ के बीच में, नेशंस के बीच में झगड़े होते हैं उनको सुलझाने में हेल्प करता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो यही होता है कि भाई कॉन्फ्लिक्ट्स को सुलझाता है, जो भी झगड़े होते हैं उनको सुलझाने में हेल्प करता है। टू सिस्टमेटिकली लोअर ट्रेड टैरिफ्स एंड डायमेंशनल नॉन टैरिफ बैरियर्स टू फैकल्टी टू स्मूथ फ्लो ऑफ इंटरनेशनल गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब कि टैरिफ्स मतलब टैक्स वगैरह को कम करने में कि भाई ये ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते, इतना ही आप ले सकते हो, किस बात का ले रहे हो, उन सब चीज़ों को कम करने में, उनको मैनेज करने में WTO हेल्प करता है। स्मूथली इंटरनेशनल गुड्स एंड सर्विसेज को एक जगह से दूसरे जगह भेजने में ये बेनिफिशियल रहता है। टू ऑप्टिमाइज ग्लोबल रिसोर्सेज एंड रेज प्रोडक्शन कैपेबिलिटी। ग्लोबल रिसोर्सेज और जो भी प्रोडक्शन कैपेबिलिटी होती है उसको बढ़ाने में, उसको ऑप्टिमाइज करने में भी हेल्पफुल रहता है। और टू प्रमोट सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रोटेक्ट इकोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स। जो भी इकोलॉजिकल स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको प्रमोट करने में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हेल्पफुल रहता है। इसके बाद हम बात करते हैं क्या क्या फंक्शंस होते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करता है। सबसे पहले क्या करता है, ट्रेड पॉलिसीज़ को रिव्यू करता है। जो भी ट्रेड पॉलिसीज़ बनाई जाती है कि भाई ये चार्जेस ले जा रहे हैं, ये हम चार्ज करें ना करें, तो उनको रिव्यू करने में हेल्प करता है। इवेलुएट नेशनल ट्रेड कोड्स टू एंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड कंप्लायंस विद द WTO एग्रीमेंट। WTO के एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली कि चीज़ें किस तरीके से हो रही है, किस तरीके से नहीं हो रही है, क्या क्या चीज़ें हैं, हर चीज़ ट्रांसपेरेंसी के साथ हो रही है, नहीं हो रही है, एग्रीमेंट के साथ हो रही है, नहीं हो रही है, उन सब चीज़ों को इवेलुएट करने के लिए हेल्प करता है, फंक्शन परफॉर्म करता है। इसके बाद आता है डिस्प्यूट सेटलमेंट एंड मैकेनिज्म serves as a neutral judicial court to resolve trade disputes between members nation preventing unrelated trade wars। मतलब बिना बात के जो भी वॉर्स होते हैं, जो भी झगड़े होते हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह होते हैं, उनको सोल्व करने में, उन डिस्प्यूट्स को सुलझाने में, एक नेशन के दूसरे नेशन के साथ जो होते हैं उनको सुलझाने में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है हेल्पफुल रहती है, काम करती है उनको सुलझाने का। ठीक है, इसके बाद आता है टेक्निकल असिस्टेंस, कोऑर्डिनेटिंग डेवलपमेंट स्पोर्ट्स एंड पॉलिसी ट्रेनिंग्स फॉर एमर्जिंग एंड लो इनकम इकोनॉमी। कोऑर्डिनेट करने में, चीज़ों को डेवलप करने में, पॉलिसीज़ को डेवलप करने में, और जो भी लो इनकम इकोनॉमी है उनको एमर्ज करने में, उनको ज़्यादा मतलब वो जो लो इनकम इकोनॉमी है उनको कम करने में हेल्प करती है। टेक्निकल असिस्टेंस में हेल्प करती है कि भाई क्या ट्रेनिंग रहेगी, किस तरीके से आप चीज़ों को डेवलप कर सकते हो, किस तरीके से चीज़ें सुधार में आ सकती हैं, उन सब चीज़ों के लिए बेनिफिशियल रहती है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने कंप्लीट किया है इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर जो हमारा इंटरनेशनल बिजनेस होता है उसके अंदर किस तरीके से हम एंट्री कर सकते हैं। हमने 4-5 मोड वहाँ पे पढ़े हैं। उसके बाद हम एक्सपोर्ट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, इंपोर्ट के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। उसके बाद हमने जाना कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं और क्या क्या फंक्शंस वो परफॉर्म करती है। अगर आपको कुछ भी डाउट है, कुछ भी पूछना है तो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और भी इंटरेस्टिंग रील्स को देखने के लिए इंस्टाग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे भी जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो सबसे पहले अपडेट है वो आप लोग के पास आए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ। श्री राधे राधे।